नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर फिल्म लेकर आया हूं, जिसका नाम है डीएनए। और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.9, जो इसे काफी दमदार बनाती है। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी लंबी है, तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आनंद नाम के लड़के से। देखने से साफ लग रहा था कि वो किसी नशे में है। असल में उसकी लव लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इसी सदमे में वो डिप्रेशन में चला गया, फिर शराब का आदी बन बैठा। अब उसका पूरा दिन उसी लड़की की याद में पीते हुए बीतता है। हालांकि उसके घर के हालात कुछ और हैं। उसका पिता प्रोफेसर है और दोनों भाई भी अच्छी जॉब में हैं। लेकिन आनंद बस अपनी जिंदगी को खुद ही तबाह कर रहा है। काम धंधे की बात करो तो पूरी तरह टाल देता है। परिवार वालों को अब साफ दिखने लगा कि ये लड़का अब सुधरेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि छोटे बेटे प्रकाश की शादी कर दी जाए। वैसे भी प्रकाश एक लड़की से प्यार करता है और उसकी फैमिली को भी ये बात पहले से पता है। अगले ही दिन लड़की वाले आनंद के घर रिश्ते की बातचीत के लिए आते हैं। माहौल अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी वहाँ आनंद भी आ धमकता है, वो भी पूरी तरह नशे में। आते ही सबके सामने अजीब सी बकवास करने लगता है और हालत इतनी खराब होती है कि वहीं खड़े खड़े टॉयलेट कर देता है, फिर वहीं बेहोश होकर गिर भी जाता है। अब ये सब देखकर लड़की का पिता सीधा आनंद के पिता से कहता है, आपका छोटा बेटा हमें बहुत पसंद आया, रिश्ता भी मंजूर है, लेकिन पहले अपने बड़े बेटे को संभालिए। ऐसे घर में मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं और आनंद के पिता शर्म से सिर झुका लेते हैं। गुस्से में आकर वो आनंद को खूब सुनाते हैं और घर से निकाल देते हैं। कह देते हैं, तेरी वजह से मैं अपने बाकी बेटों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अब आनंद अपने एक दोस्त के घर में रहने लगता है। उसके दोस्त उसे समझाते रहते हैं कि जिस लड़की के लिए तू इतना पी रहा है, वो अब अपनी नई शादी में खुश है, उसे भूल जा। लेकिन आनंद कहता है कि उसने मुझे छोड़ा नहीं था, फैमिली प्रेशर की वजह से किसी और से शादी करनी पड़ी। वो खुश नहीं थी। कई बार उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। आखिर में हालात इतने खराब हुए कि उसने खुद को खत्म कर लिया। सबको लगता है मैं इसीलिए पीता हूँ क्योंकि वो चली गई, लेकिन असल बात यह है कि मुझे अब भी इस बात का पछतावा है कि मैं उसे बचा नहीं सका। आनंद की ये बात सुनकर उसके दोस्त समझ जाते हैं कि उसकी हालत सिर्फ ब्रेकअप की वजह से नहीं, बल्कि खुद से नफरत की वजह से खराब है। अब वो तय करते हैं कि आनंद को किसी भी हाल में दोबारा सही रास्ते पर लाना है। इसके बाद वो उसे एक रिहैब सेंटर में भर्ती करवा देते हैं। वक्त के साथ आनंद में सुधार आने लगता है और दोस्त भी थोड़े राहत की सांस लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। सामने आती है एक नई लड़की, दिव्या। आज लड़के वाले उसे देखने आए हैं। घर से निकलने से पहले उसकी माँ उसे समझाती है, चुपचाप कॉफी लेकर जाना, कुछ मत बोलना। असल में दिव्या थोड़ी इमोशनल और कम मैच्योर है। जब भी वो कुछ कहना शुरू करती है तो धीरे धीरे बच्चों की तरह बोलने लगती है, जिससे कई बार लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। दिव्या के बोलने का अंदाज थोड़े हटके था और यही वजह थी कि लोग उसे अक्सर गलत समझ लेते थे। कई तो पागल तक कह देते थे। पिछली बार भी उसकी इसी आदत के चलते रिश्ता टूट गया था। इसलिए इस बार उसकी माँ ने सख्ती से कहा कि वह चुप रहे और बस कॉफी सर्व करके वापस आ जाए। दिव्या बिना कुछ कहे कॉफी देती है और चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन जब लड़के वाले उससे कुछ सवाल पूछते हैं तो जवाब उसकी माँ देती है और कहती है, बेटी थोड़ी शर्मीली है। लेकिन जब कुछ जवाब उसकी सोच से मेल नहीं खाते तो वह अचानक बोल पड़ती है, किसने कहा मुझे बात नहीं करनी आती? मैं तो चुप इसलिए हूँ क्योंकि माँ ने मना किया था, वरना सबको पता चल जाता कि मैं कितनी बड़ी बड़बोली हूँ। ये सुनकर लड़के वाले हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है, इसीलिए चुपचाप चले जाते हैं। बाद में उसकी माँ गुस्से से भर जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई शादी नहीं करेगा। दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वह माँ से वादा करती है कि आगे से जैसी भी हिदायत दी जाएगी वैसा ही करेगी। दूसरी ओर आनंद के परिवार वाले यह महसूस करते हैं कि उनका बेटा अब सुधर रहा है और शादी के लायक है, इसलिए वे उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। इत्तेफाक से दिव्या का रिश्ता आनंद के लिए आ जाता है। आनंद के पिता पहले ही दिव्या के घर वालों को बता देते हैं कि आनंद पहले किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन ब्रेकअप के बाद वह शराबी बन गया था। अब वह सुधर चुका है। ये सुनकर दिव्या के पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी बेटी भी कौन सी परफेक्ट है और रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है। रिसेप्शन में दिव्या जरूरत से ज्यादा खुलकर बोलने लगती है, जो कुछ मेहमानों को अजीब लगता है। कुछ तो ये तक कह देते हैं कि कहीं आनंद के घर वालों ने उसकी पुरानी आदतों की वजह से किसी मानसिक रूप से असंतुलित लड़की से उसकी शादी तो नहीं करवा दी। आनंद के दोस्तों को ये बातें खटकती हैं और वे उसे समझाते हैं कि वह इस शादी से इनकार कर दे, लेकिन आनंद खामोश रहता है। तब वे उसके पिता से बात करते हैं और कहते हैं कि आनंद अब सुधर चुका है, बढ़िया नौकरी कर रहा है, लेकिन दिव्या उन्हें सही नहीं लगती।
ये सुनकर आनंद के पिता भी सोच में पड़ जाते हैं। इतने में ये सारी बातें दिव्या के घर वालों तक पहुंच जाती हैं और फिर दोनों परिवारों के बीच बहस छिड़ जाती है। आनंद के पिता कहते हैं कि हमने तो रिश्ता तय करने से पहले सब कुछ साफ साफ बता दिया था, तो आपको भी बताना चाहिए था कि आपकी बेटी को कोई मानसिक समस्या है। इस पर दिव्या के घर वाले जवाब देते हैं, अगर हमारी बेटी में कमी है तो आपका बेटा भी कोई दूध का धुला नहीं है, कौन जानता है वो अब भी शराब पीता हो। ये सुनकर आनंद का पिता कहता है कि अगर आपको उस पर यकीन नहीं तो शादी मत करिए। यहीं पर हमें एक पिता का मजबूत और ईमानदार रूप दिखता है, जो अपने बेटे की गलतियों की वजह से उसे घर से निकालता है, लेकिन जब वही बेटा सही रास्ते पर आता है तो उसके लिए पूरी दुनिया से भिड़ने को तैयार हो जाता है। इन दोनों परिवारों के बीच छिड़ी बहस देखकर दिव्या बुरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि अब ये शादी नहीं हो पाएगी, लेकिन तभी आनंद उसका हाथ थाम लेता है और सबके सामने साफ कहता है कि वह सिर्फ इसी लड़की से शादी करेगा और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिव्या का अच्छे से ख्याल रखेगा। उसे लगता है कि दिव्या के आने से उसकी जिंदगी और भी बेहतर हो जाएगी। इस तरह आखिरकार आनंद और दिव्या की शादी हो जाती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से गुजरने लगती है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। आनंद भी उसे बेहद केयर करता है और धीरे धीरे उसे सिखाने लगता है कि कब, कहां, किससे कैसे बात करनी है, और खुद भी शराब वगैरह छोड़कर पूरी तरह फैमिली में रम जाता है। कुछ वक्त बाद दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है और आनंद उसे खुद हॉस्पिटल ले जाकर चेकअप करवाता है। जब ये खुशखबरी घर वालों तक पहुंचती है तो दोनों परिवार फूले नहीं समाते और आने वाले मेहमान की तैयारियों में लग जाते हैं। अब तक कहानी एक इमोशनल फैमिली ड्रामा जैसी लगती है, लेकिन यहीं से शुरू होती है इसकी असली थ्रिलर स्टोरी, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है एक बूढ़ी औरत की, जो हाथ में स्नैक्स का थैला लिए सरकारी हॉस्पिटल में घुसती है। बाहर से देखने पर वह बस प्रेग्नेंट औरतों को खाने का सामान बेचने वाली एक सीधी सादी महिला लगती है, लेकिन असल में वह इसी बहाने नवजात बच्चों को चुराने का काम करती है और मौका पाते ही एक बच्चे को उठाकर अपने थैले में छिपाकर वहां से निकल जाती है। सीन फिर कट होकर दिव्या और आनंद पर आता है, जहां दिव्या की डिलीवरी डेट पास आते ही उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और फिर वह एक बेटे को जन्म देती है। नर्स बच्चे को बाहर आनंद के परिवार को दिखाती है और सब बेहद खुश हो जाते हैं, खासकर आनंद का पिता, जो कभी अपने बेटे की आदतों से हार चुका था। आज उस पर गर्व महसूस कर रहा होता है और ज्योतिषी को फोन करके अपने पोते की कुंडली पूछता है, जिससे पता चलता है कि बच्चा शुभ नक्षत्र में जन्मा है और भविष्य में खानदान का नाम रोशन करेगा। लेकिन इसी दौरान हॉस्पिटल का स्टाफ बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए एक अलग रूम में शिफ्ट कर देता है और उधर वही बूढ़ी औरत एक बार फिर अपने थैलों के साथ उसी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर मंडराती नजर आती है। थोड़ी देर बाद जब नर्स बच्चे को लेकर दिव्या के पास वापस आती है और दूध पिलाने को देती है तो दिव्या शॉक में आ जाती है। वह फौरन कहती है कि यह बच्चा उसका नहीं है, उसका बच्चा कोई और है। सब लोग पहले तो चौंकते हैं, लेकिन दिव्या की बातों को यूं नजरअंदाज भी नहीं कर पाते, क्योंकि सब जानते हैं कि दिव्या कभी झूठ नहीं बोलती। उसकी माँ और आनंद दोनों को भी शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हॉस्पिटल का स्टाफ कहता है कि यही बच्चा उसका है, क्योंकि टैग, डेट और टाइम सब सही है। दिव्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि यह बच्चा उसका नहीं है और उसका असली बच्चा कहाँ है। डॉक्टर आती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है, टैग्स तो सब कुछ मैच कर रहे हैं। आनंद भी पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा है। तब दिव्या कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि यह वो बच्चा नहीं है जिसे मुझे पहली बार दिखाया गया था। इस पर डॉक्टर आनंद को एक तरफ ले जाकर कहती है कि कई बार डिलीवरी के बाद महिलाएं ऐसा व्यवहार करती हैं, लेकिन क्या दिव्या पहले भी ऐसा करती थी। तब आनंद डॉक्टर को बताता है कि हाँ, दिव्या थोड़ी ज्यादा बोलती है और बहुत मैच्योर नहीं है, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकती। डॉक्टर अब यह मान लेती है कि दिव्या की मानसिक हालत के चलते ही वह ऐसा बर्ताव कर रही है और वह आनंद से कहती है कि वह फौरन दिव्या को घर ले जाए ताकि अस्पताल की साख पर कोई सवाल न उठे। आनंद मान तो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी शक होने लगता है, क्योंकि वह दिव्या को अच्छी तरह समझता है और उसे यकीन होता है कि दिव्या यूं ही इतना पक्का दावा नहीं कर सकती। इसलिए वह बिना देर किए पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां रिपोर्ट दर्ज करवाता है, जिसके बाद एक इंस्पेक्टर उस अस्पताल में आकर जांच शुरू करता है। डॉक्टर सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, डिलीवरी का टाइम, बच्चा कब आईसीयू में गया, कब वापस आया, सब कुछ बिल्कुल क्रम में होता है। इसलिए इंस्पेक्टर कहता है कि सब कुछ ठीक लगता है, तुम लोग बस जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रहे हो, और वह अपनी रिपोर्ट देकर वापस चला जाता है। इसके बाद दिव्या को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। हालांकि वह अब भी बार बार यही कह रही होती है कि यह बच्चा उसका नहीं है, उसे उसका बच्चा वापस चाहिए।
दिव्या की इस बात पर आनंद का भरोसा और गहरा हो जाता है, इसलिए वह खुद इस केस की सच्चाई पता करने निकल पड़ता है। वह एक वकील से मिलता है और पूछता है कि डीएनए टेस्ट कैसे करवा सकते हैं। वकील कहता है कि कोर्ट के रास्ते बहुत लंबा चक्कर होगा, लेकिन प्राइवेट तरीके से जल्दी हो सकता है और वह इसमें आनंद की मदद करने को तैयार होता है। उसी रात आनंद चोरी छुपे बच्चे से कुछ सैंपल्स लेता है और खुद के सैंपल्स भी इकट्ठा करके एक प्राइवेट लैब में भेज देता है, ताकि पता चल सके कि वो बच्चा सच में उनका है या नहीं। कुछ ही दिनों में रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट साफ कहती है वो बच्चा आनंद का नहीं है। ये देखकर आनंद और उसके दोस्त चौंक जाते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि दिव्या सही थी और शायद अस्पताल वालों की इसमें मिलीभगत है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनका असली बच्चा आखिर है कहाँ। आनंद फिर से इंस्पेक्टर के पास पहुंचता है और डीएनए रिपोर्ट के साथ दोबारा शिकायत दर्ज करता है। तो इस बार इंस्पेक्टर आनंद के केस में एक बुजुर्ग कांस्टेबल को लगा देता है जो रिटायरमेंट के करीब होता है। आनंद और वह कांस्टेबल मिलकर सबूत इकट्ठा करते हैं और मामला कोर्ट में ले जाते हैं, जहां कोर्ट साफ आदेश देती है कि जब तक असली बच्चा नहीं मिल जाता तब तक दिव्या के पास जो बच्चा है उसकी देखभाल की जाए और उस बच्चे के असली माता पिता को भी ढूंढा जाए। अब केस की लीगल जांच शुरू होती है और वह कांस्टेबल आनंद की हर कदम पर मदद करता है, क्योंकि वह खुद अपने बेटे को बचपन में खो चुका होता है, इसलिए उसे आनंद के दर्द से जुड़ाव महसूस होता है। एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान वह कांस्टेबल आनंद को एक एनजीओ टाइप ऑफिस में लेकर जाता है, जहां एक व्यक्ति बताता है कि कुछ लोग नवजात बच्चों को चुरा लेते हैं, लड़कियों को विदेशों में बेचते हैं और लड़कों की बलि दे देते हैं। ये सुनकर आनंद की रूह कांप जाती है, क्योंकि उसका बच्चा भी लड़का होता है और अब 4 दिन बीत चुके थे। कांस्टेबल उसे हौसला देता है कि कुछ नहीं होगा। तभी उसे एक इन्फॉर्मर से कॉल आता है कि उसी रात एक मोहल्ले में बलि की तैयारी चल रही है। आनंद और कांस्टेबल उसी रात वहां पहुंचते हैं और अंधेरे गलियों में घंटों घूमने के बाद आखिरकार आनंद उस जगह तक पहुंच ही जाता है। आनंद जब उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि कुछ लोग एक मासूम बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ कुछ गुंडे भी मौजूद होते हैं। ये देखकर आनंद बिना वक्त गंवाए हिम्मत दिखाता है और उन गुंडों से भिड़ जाता है। लड़ाई के बाद आखिरकार आनंद उस बच्चे को बचा लेता है। तभी पास में मौजूद कांस्टेबल पूछता है, क्या यही तुम्हारा बच्चा है? आनंद जवाब देता है, सर पक्का नहीं कह सकता, दिव्या से पूछना पड़ेगा। जब बच्चा दिव्या के पास लाया जाता है तो वो साफ कहती है, नहीं ये हमारा बच्चा नहीं है। लेकिन फिर वो रुकती है और धीरे से कहती है, सर मेरे पास जो बच्चा है उसके असली माँ बाप कितने दुख में होंगे, प्लीज उन्हें ढूंढिए। ये सुनकर आनंद को थोड़ा सुकून मिलता है। लोग भले दिव्या को पागल समझते हों, लेकिन उसके अंदर जो इंसानियत है वो हर किसी में नहीं होती। अब आनंद और कांस्टेबल उस बच्चे के असली माता पिता की तलाश शुरू करते हैं। वो अलग अलग सरकारी अस्पतालों में जाकर पूछताछ करते हैं और उन्हें पता चलता है कि हाल ही में एक हॉस्पिटल से एक बच्चा गायब हुआ था। फिर एक दिन जब आनंद कहीं बैठा होता है, तभी वही बूढ़ी औरत अपने 2 बैग्स के साथ बगल में आकर बैठ जाती है। वो पानी पीती है और तभी उसके एक बैग से बच्चे का नन्हा सा हाथ बाहर निकल आता है। ये देखकर आनंद चौंक जाता है, लेकिन जब तक वह कुछ करता वो औरत ऑटो में बैठकर वहां से निकल जाती है। आनंद फौरन बाइक उठाता है और उसका पीछा करता है। वो एक अनजान इलाके में पहुंचता है, जहां वो बूढ़ी औरत बच्चे को किसी आदमी के हवाले कर देती है। आनंद अब भी चुप रहता है और उस आदमी का पीछा करता है। रास्ते में वो कांस्टेबल को कॉल करता है, सर बच्चा अब एक आदमी के पास है और वो उसे कहीं ले जा रहा है। कांस्टेबल कहता है, कुछ भी जल्दबाजी में मत करना, मैं बैकअप लेकर आ रहा हूँ, लोकेशन भेजो। फिर आनंद उस आदमी को एक कंस्ट्रक्शन साइट तक फॉलो करता है। वहाँ कई लोग मौजूद होते हैं। जैसे ही आनंद चोरी से बच्चे को निकालने की कोशिश करता है, एक गुंडा उसे देख लेता है। फिर वहीं मारपीट शुरू हो जाती है, लेकिन तभी पुलिस पहुंच जाती है और सभी गुंडों को पकड़ लेती है। पूछताछ में एक गुंडा बताता है, सर ये बच्चे हमें वो बूढ़ी औरत अस्पतालों से चुरा कर देती है, फिर हम उसे आगे एक और आदमी को सौंप देते हैं। मेरे ऊपर और भी लोग हैं सर, मैं बस यही जानता हूँ। कांस्टेबल उसे कहता है, अपने बॉस को फोन करो और बोलो कि बच्चा मिल गया है, आकर ले जाए। कुछ देर बाद एक सफेद गाड़ी उस जगह पर पहुंचती है। पुलिस और आनंद पास में छुपे होते हैं। जैसे ही गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है, तभी वो दूसरा गुंडा अचानक चिल्लाता है, भाई भागो, यहाँ पुलिस है। वो आदमी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आनंद मेन गेट बंद कर देता है और आखिरकार पुलिस उस गाड़ी में बैठे मूर्ति नाम के आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। अब असली इंक्वायरी शुरू होती है। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। पुलिस की पूछताछ में मूर्ति बताता है कि उसकी एक एजेंसी है जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में नर्स और सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करती है, लेकिन जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अपने ही कुछ स्टाफ की मदद से बच्चों को चोरी करना शुरू कर दिया और ये काम वो किसी खास कहने वाले के लिए करता था। जब पुलिस पूछती है वो कौन है, तो मूर्ति बताता है उसके ऊपर है एक और आदमी, नाम है राजेंद्र। राजेंद्र की अपनी एक बड़ी एजेंसी है जिसका नेटवर्क पूरे शहर में फैला हुआ है। मूर्ति कहता है,
मुझे सिर्फ इतना बताया जाता था कि कौन सा बच्चा किस जगह से उठाना है, बाकी सब मुझे नहीं बताया जाता था। बदले में मुझे पैसे मिलते थे। यानी ये रैंडम किडनैपिंग नहीं थी, सब कुछ प्लानिंग के तहत होता था। लेकिन मूर्ति ये नहीं जानता कि आगे उन बच्चों के साथ क्या होता है। अब भले ही मूर्ति मास्टरमाइंड नहीं था, लेकिन उसकी बातों से पुलिस को राजेंद्र नाम की एक नई लीड मिल जाती है। थोड़ी जांच के बाद पुलिस को पता चलता है राजेंद्र भी हॉस्पिटल्स को स्टाफ सप्लाई करता है, साथ ही वो अपने इलाके का एक दबंग गुंडा भी है जिसका वहाँ खासा दबदबा चलता है। अब आनंद और कांस्टेबल राजेंद्र को पकड़ने निकलते हैं। राजेंद्र इस वक्त बार में बैठा होता है नशे में। तभी कुछ गुंडे वहां पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। राजेंद्र लड़खड़ाता है, नशे की हालत में मुकाबला नहीं कर पाता। उसी समय आनंद वहां पहुंचता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस झड़प में आनंद खुद भी घायल हो जाता है। उसे जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है। जब तक आनंद को होश आता है, राजेंद्र मारा जा चुका होता है। ये देखकर आनंद अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है अब वो कभी अपने बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा। अगले दिन आनंद और कांस्टेबल राजेंद्र के घर जाकर पूछताछ करते हैं। पता चलता है राजेंद्र की 2 बीवियां हैं, लेकिन उनसे कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती। तभी वहां आता है वर्धा राजन, एक नामी बिजनेसमैन। बातचीत में पता चलता है वर्धा के पास कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब आनंद के मन में एक सवाल उठता है, इतना बड़ा आदमी एक लोकल गुंडे के घर क्यों आया? जरूर इसके पीछे कोई गहरा रिश्ता है। आनंद को शक होता है कि बच्चों की तस्करी जैसे काम में वर्धा जैसे अमीर आदमी की जरूरत पड़ती होगी, जो सब कुछ विदेशी नेटवर्क में स्मूथली हैंडल कर सके। इसी बीच वो बच्चा जिसे दिव्या ने पाला था, उसके असली माँ बाप का पता लग जाता है। आनंद और दिव्या उस बच्चे को वापस उनके घर छोड़ आते हैं। वो बेहद गरीब लोग होते हैं, लेकिन अपने बच्चे को देखकर खुशी से रो पड़ते हैं और दिव्या को दिल से धन्यवाद देते हैं जिसने इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला। अब कहानी एक और नई दिशा में जाती है। कांस्टेबल आनंद से कहता है, मैं एक गजा नाम के गुंडे को जानता हूँ, शायद वो कुछ और बता सके। दोनों गजा से मिलने निकलते हैं, लेकिन जैसे ही आनंद उस जगह पहुंचता है, वो गुंडों को पहचान जाता है। यही वो लोग हैं जिन्होंने उसे पहले मारा था। अब आनंद का गुस्सा फूट पड़ता है, वो उन पर टूट पड़ता है। जबरदस्त फाइट के बाद इस आनंद गजा को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रखकर पूछता है, तुम लोगों ने राजेंद्र को क्यों मारा? और यहीं से खुलता है इस केस का सबसे खौफनाक सच। गजा आनंद को एक हैरान कर देने वाला सच बताता है कि असल में राजेंद्र की हत्या की सुपारी किसी और ने नहीं, बल्कि वही अमीर बिजनेसमैन वर्धा राजन ने दी थी, जो कुछ दिन पहले राजेंद्र के घर भी आया था। अब ये सुनकर आनंद का शक यकीन में बदलने लगता है और यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां कुछ साल पहले वर्धा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करता था। उसी दौरान सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स को ऑर्डर मिलता है कि सारी फाइल्स डिजिटल की जाएं। अब कई हॉस्पिटल्स वर्धा से ये काम करवाने लगते हैं और इसी बहाने वर्धा के पास हर हॉस्पिटल का पूरा डेटा आ जाता है, कितने स्टाफ हैं, कब कौन सा बच्चा पैदा हुआ, सब कुछ। फिर एक दिन एक कपल का बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है, जिससे वो बहुत टूट जाते हैं और वर्धा ये देख नहीं पाता, तो वो एक हल निकालता है और ऐसे कपल्स को ढूंढने लगता है जिन्हें बच्चा हुआ तो है, लेकिन जो उसे पाल नहीं सकते। वर्धा ऐसे बच्चों को उन माता पिता से लेकर उन दुखी कपल्स को दे देता है और इसके बदले में उन्हें न सिर्फ पैसे मिलते हैं, बल्कि वर्धा को भी सोने की ईंटें मिलती हैं। यहीं से उसका लालच शुरू होता है। इसी हॉस्पिटल में राजेंद्र नाम का आदमी कंपाउंडर के तौर पर काम करता था, जो इस सारे काम में वर्धा की मदद करता है और दोनों के बीच पैसे का बंटवारा भी होने लगता है। फिर कुछ दिन बाद वही कपल वर्धा के पास आता है और कहता है कि उनके जानने वालों को भी बच्चा चाहिए और इसके बदले में वे 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं। वर्धा सोचता है कि एक बच्चा बदलने में लाखों मिल रहे हैं, जबकि महीने भर की मेहनत में तो उसे कुछ 100 रुपए मिलते हैं। यहीं से वह राजेंद्र की मदद से बच्चों को चुराने का काम शुरू कर देता है और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क बना लेता है, जिसमें मूर्ति भी जुड़ जाता है, जो नर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स की एजेंसी चलाता है। अब वर्धा को सब कुछ पता रहता है कि कब कौन सा बच्चा पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स अमीर हैं या गरीब, वो पाल सकते हैं या नहीं, और यही जानकारियां वो यूज करता है अपना धंधा बढ़ाने के लिए। फिर एक दिन एक विदेशी कपल वर्धा के पास आता है और एक खास मांग करता है। उन्हें एक ऐसा बच्चा चाहिए जो एक खास नक्षत्र में जन्मा हो, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा बच्चा भविष्य में बहुत सफल होता है। शुरू में वर्धा सोचता है कि इतना कॉम्प्लेक्स काम कौन करेगा, लेकिन उसे 1 करोड़ रुपए ऑफर करता है तो उसका लालच फिर से जाग उठता है और वो फौरन हाँ कह देता है। फिर वह अपने सर्वर में जाकर उन कपल्स को फिल्टर करने लगता है जिनकी डिलीवरी उस नक्षत्र में होने वाली है, और आखिर में 10 कपल्स की लिस्ट बनती है, जिनमें एक आनंद और दिव्या भी होते हैं। अब हर दिन वो इन 10 कपल्स को ट्रैक करता है और जब डिलीवरी का दिन आता है तो सिर्फ 3 औरतें उस नक्षत्र में बच्चे को जन्म देती हैं, जिनमें से 2 को बेटियां होती हैं और दिव्या को बेटा। अब क्योंकि मूर्ति की एजेंसी की नर्सें वहां तैनात थीं और उनमें 2 जुड़वा बहनें थीं, तो मूर्ति ने चालाकी से दोनों को एक साथ प्लान के तहत लगाया, एक बच्चा बदलने के लिए
और दूसरी सीसीटीवी में दिखने के लिए, ताकि अगर बाद में कुछ उजागर हो तो किसी के पास कोई पुख्ता सबूत न बचे। तो इस तरह वर्धा अपनी चालों को अंजाम देते हुए वर्धा उन ट्विन सिस्टर्स को हॉस्पिटल भेजता है और कुछ ही सेकंड्स में दिव्या के नवजात बच्चे का अपहरण हो जाता है। उसकी जगह एक और बच्चा रख दिया जाता है जिसे उस दिन एक बूढ़ी औरत अपने बैग में लेकर आई थी। वर्धा अब उस किडनैप किए गए बच्चे को एक एनआरआई कपल को सौंप देता है। वो कपल बेहद खुश होता है, उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें कोई तोहफा मिल गया हो। लेकिन कुछ ही वक्त बाद वर्धा को खबर मिलती है कि पुलिस अब केस की जांच कर रही है। उसे डर सताने लगता है कहीं राजेंद्र नशे में सब कुछ न उगल दे, और इससे पहले कि पुलिस राजेंद्र तक पहुंचती वर्धा उसे मरवा देता है। अब कहानी वापस लौटती है वर्तमान में। वही एनआरआई कपल वर्धा से दोबारा संपर्क करता है। जिस तरह आपने हमें बच्चा दिया था, अब हमारे दोस्तों को भी चाहिए। वर्धा डील फाइनल करने के लिए उन्हें मंदिर के पास बुलाता है जो उसकी डीलिंग पॉइंट होती है। लेकिन इसी बीच दिव्या भी उसी मंदिर में अपने बच्चे की सलामती की मन्नत मांगने आती है और तभी वो एनआरआई कपल भी उसी मंदिर पहुंचता है दिव्या के बच्चे को लेकर। दर्शन के दौरान बच्चा रोने लगता है और जब दिव्या उसके पास होती है तो एनआरआई लेडी उसे चुप नहीं करा पाती। तब दिव्या खुद उसे गोद में ले लेती है और जैसे ही बच्चा उसकी गोद में आता है वो अचानक चुप हो जाता है। ये देखकर दिव्या मुस्कुराती है और वर्धा दूर से ये सब देखता रहता है और सोचता है कि जिस औरत से उसने बच्चा चुराया था आज वही बच्चा उसी की गोद में है। अब धीरे धीरे दिव्या को बच्चे पर शक होने लगता है, लेकिन तभी वर्धा जल्दी से दिव्या के पास आता है। बच्चा वापस एनआरआई कपल्स को सौंप देता है और कहता है कि तुम लोग फौरन निकलो, कल बात करते हैं। अब दिव्या उस कपल के पीछे भागती है और तभी आनंद मंदिर पहुंचता है। दिव्या उसे सब कुछ बताती है और जब आनंद बच्चा वापस लेने की कोशिश करता है तभी वर्धा के गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं। इसी बीच एक शख्स चाकू लेकर दौड़ता है और सबको शॉक करते हुए आनंद को नहीं बल्कि वर्धा को चाकू मार देता है और खुलासा होता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र का बेटा है, जिसे अब सच पता चल चुका था कि उसके पिता की हत्या वर्धा ने करवाई थी। इस तरह फाइनली दिव्या को उसका बच्चा वापस मिल जाता है, एनआरआई कपल्स को सजा मिलती है और कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार जब मैं ऐसी ही जबरदस्त फिल्म लेकर आऊं तो वो आप मिस न कर सकें। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।